नहीं, सबके स्पेसिफिकेशन अलग है प्यारे। हम मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट बैचलर या डिप्लोमा कर रहे हैं। माइक्रोबायोलॉजी जो स्टडी ऑफ माइक्रोब्स, जो स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, जो स्टडी ऑफ इंडिया में ये आपका डिवाइडेशन हो सकता है, बट अगर पूरी कंप्लीट माइक्रोबायोलॉजी हम कहें तो यहाँ 5 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं और हमारे लाइफ फाउंडेशन बैच 2। हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं रैंक प्लस द लर्निंग ऐप और मैं हूं चंदन सर। डियर ऑल स्टूडेंट, आज हम लोग एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये सब्जेक्ट जो बिलोंग्स करता है वो माइक्रोबायोलॉजी को बिलोंग्स करता है। जब मैं माइक्रोबायोलॉजी के और सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा था तो माइक्रोबायोलॉजी के इंट्रोडक्शन में जैसे कि बैक्टीरियोलॉजी या पैरासाइटोलॉजी, ये सारे जब सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा था तो उसी समय मैंने बोला था कि माइक्रोबायोलॉजी एक सब्जेक्ट है, माइक्रोबायोलॉजी एक सब्जेक्ट है जो हमारे डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा सब्जेक्ट बोला जाता है। और माइक्रोबायोलॉजी एक सब्जेक्ट है जिसमें जितना पढ़ते जाओ कम पड़ेगा। और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग वाला सब्जेक्ट भी माइक्रोबायोलॉजी आपको लगेगा यदि आपको समझ में आता है तो। देखिए, सबके स्पेसिफिकेशन अलग अलग होते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि आपको यदि माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट नहीं समझ में आता है तो आप अच्छे स्टूडेंट नहीं हो, नहीं, सबके स्पेसिफिकेशन अलग है प्यारे। हम मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट बैचलर या डिप्लोमा कर रहे हैं। डिप्लोमा तो खैर छोटा हो गया, आप हायर में जाएंगे तो बैचलर में बहुत बड़ा सब्जेक्ट होता है, बहुत बड़ा सिलेबस होता है। तो इसमें ऐसा हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट को एनाटॉमी बहुत समझ में आता होगा और वायरोलॉजी एकदम नहीं समझ में आता होगा, या माइकोलॉजी जो फंगस की स्टडी होता है एकदम नहीं समझ में आता। इसमें उनका कोई गलती या दोष नहीं है, डिफॉल्ट नहीं है, क्योंकि हर एक के ब्रेन में जो सेल्स बनाए हुए हैं नेचर ने, उनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग है। उनको समझने की, कॉन्वर्जेशन करने की, रीजनिंग करने की, तर्क करने की शक्ति, एनर्जी भी अलग अलग है। तो उनको सब्जेक्ट भी अलग अलग समझ में आ सकते हैं। इसीलिए तो कहा गया है कि एक कोई टीचर सभी सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा सकता। आप अपने मेडिकल कॉलेज में देखे होंगे सभी सब्जेक्ट एक टीचर पढ़ाते हैं कि नहीं, अलग अलग टीचर है, क्योंकि उनको उसी सब्जेक्ट में अच्छा लगता है पढ़ाने में। वो तो मैं एक एक्सेप्शनल हूं, तारीफ नहीं कर रहा हूं, जो रियल है बात वो बता रहा हूं कि मैं एक अपवाद हूं कि मुझे सारे सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं, मुझे सारे सब्जेक्ट समझ में भी आता है और मुझे सारे सब्जेक्ट पढ़ाने में मजा भी आता है। ऐसे और भी एक्सेप्शनल है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं केवल मैं ही एक ऐसा पढ़ाने वाला टीचर हूं। मेरे से कई अच्छे अच्छे पढ़ाने वाले टीचर इस प्लेनेट पे, धरती पे हैं, इस डिपार्टमेंट में भी हैं, जिनको शायद आप नहीं जानते हैं, जिनको शायद मैं नहीं जानता हूं। बट मैं तो एक बहुत ही छोटा सा, समझ लो कि बहुत एक छोटा टीचर हूं, लेकिन कोशिश पूरा करता हूं पढ़ाने का और समझाने का। तो मैं माइक्रोबायोलॉजी, अब आते हैं अपनी टॉपिक पे। तो मैं बता रहा था कि माइक्रोबायोलॉजी जो स्टडी ऑफ माइक्रोब्स, जो स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, जो स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट किसको कहते हैं? जिस सब्जेक्ट में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम अपनी नेक्ड आई से भी नहीं देख सकते, इनकी स्टडी करते हैं, उसी सब्जेक्ट को माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। सब लोग, पूरी दुनिया उसकी स्टडी करता है जो आंख से दिख रहा है। इंजीनियर हो गया, लॉयर हो गया, बस कंडक्टर है, कोई सुप्रीम कोर्ट का जज है, कोई इंजीनियर है कंप्यूटर साइंस का हो या मैकेनिकल का हो, सिविल का हो, सब नेक्टाई से दिख रहा है, उसको बना रहे हैं ना। जैसे यहाँ लाइट चल रहा है तो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर बनाया होगा सारे लाइट्स को। बट वी आर प्राउड ऑन अवर सेल्फ कि हम उसकी स्टडी करते हैं जो आंख से देख भी नहीं पाते, उसको माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, पैरासाइट हो गए, फंगस हो गए, ये सारे एलिमेंट्स आंख से नॉर्मली दिखते हैं क्या? नहीं दिखते हैं। और ये सारे एलिमेंट्स हमें बीमार करते हैं, डिजीज क्रिएट करते हैं, इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं हम में। तो इसलिए हमें इनकी स्टडी करनी होती है, क्योंकि हम इससे स्टडी करके लोगों की जान बचा पाते हैं, एक ह्यूमन वेलफेयर का काम करते हैं। हम यूं ही छोटा मोटा डिपार्टमेंट नहीं है सर,
हम बहुत बड़े डिपार्टमेंट है। तो जैसा कि जब मैं पढ़ाना स्टार्ट किया था तो मैंने बताया था कि माइक्रोबायोलॉजी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और माइक्रोबायोलॉजी में 5 सब्जेक्ट्स को मिला करके एक पूरी माइक्रोबायोलॉजी बनती है। जैसे हमारी पूरी हथेली दिख रहे हो, मैं ये मुट्ठी बांधूं तो ये मुट्ठी कैसे बनता है, जब ये 5 उंगलियां मिलती हैं, 5 फिंगर्स जब आपस में एक्यूमुलेट होते हैं देन जाके के एक फिस्ट बनता है। जब 5 उंगलियां एक साथ मिलती हैं तब जाके एक मुट्ठी बनता है। उसी प्रकार के इस फिस्ट को माइक्रोबायोलॉजी मान लो। ये माइक्रोबायोलॉजी तब बनता है जब इसमें 5 सब्जेक्ट मिलते हैं। वो सब्जेक्ट कौन कौन से थे सर? वो सब्जेक्ट होते हैं बैक्टीरियोलॉजी, वो सब्जेक्ट होता है वायरोलॉजी, वो सब्जेक्ट होता है माइकोलॉजी, वो सब्जेक्ट होता है पैरासाइटोलॉजी, वो सब्जेक्ट होता है इम्यूनोलॉजी। कितने सब्जेक्ट हो गए सर? 5 सब्जेक्ट। अब ये डिपेंड है कि इनमें से कुछ सब्जेक्ट आपको BSc-MLT के फर्स्ट ईयर में हो सकता है, कुछ सेकंड ईयर में, कुछ थर्ड ईयर में हो सकता है, कुछ डिप्लोमा के फर्स्ट ईयर में हो, कुछ सेकंड ईयर में। ये आपका डिवाइडेशन हो सकता है। बट अगर पूरी कंप्लीट माइक्रोबायोलॉजी की हम कहें तो यहाँ 5 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। और हमारे लाइफ फाउंडेशन बैच 2.0 की अगर मैं बात करूं तो इसमें हम लोग ये 5 सब्जेक्ट एक साथ एक जगह पे पढ़ते हैं। इनमें से बैक्टीरियोलॉजी मतलब बैक्टीरिया की स्टडी करते हैं, वायरोलॉजी मतलब वायरस की स्टडी करते हैं, माइकोलॉजी मतलब फंगस की स्टडी करते हैं, पैरासाइटोलॉजी मतलब पैरासाइट की स्टडी करते हैं, और लास्ट में आता है इम्यूनोलॉजी। ये 4 सब्जेक्ट अनदर सब्जेक्ट के हमारे सेक्शन में वहां तो पढ़ाए जा रहे हैं। लास्ट में आता है 5th सब्जेक्ट आता है जो है इम्यूनोलॉजी। इसमें हमने क्या बोला, माइक्रोबायोलॉजी वो सब्जेक्ट होगा जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करेंगे, चाहे बैक्टीरिया की करे, वायरस की करे, पैरासाइट की करे या फंगस की करे। तो बोलो कि सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर लिया तो उसको माइक्रोबायोलॉजी बोल रहे थे। इम्यूनोलॉजी में ना तो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करे, ना किसी पैरासाइट की, ना वायरस की, ना बैक्टीरिया की, ना फंगस की। फिर भी इसको इम्यूनोलॉजी में क्यों रखा गया, फिर भी इसको माइक्रोबायोलॉजी में क्यों रखा गया? इम्यूनोलॉजी पहले जानते हैं कि सब्जेक्ट कौन सा है और फिर माइक्रोबायोलॉजी में क्यों रखा गया उसको मैं बताऊंगा। इम्यूनोलॉजी सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? इम्यूनोलॉजी इज द पार्ट ऑफ द बायोलॉजी और द मेडिसिन। इम्यूनोलॉजी इज अ पार्ट ऑफ द बायोलॉजी, या इम्यूनोलॉजी इज अ पार्ट ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी, या इम्यूनोलॉजी इज अ सब्जेक्ट which is a part of the medicine which deals the study of immune system of an organism। इम्यूनोलॉजी किस चीज की स्टडी बताता है सर? इम्यूनोलॉजी जो है इट इज डील्स द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी को दर्शाता है, उसी सब्जेक्ट को हम लोग बोलते हैं इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी वो सब्जेक्ट है जो किसी भी लिविंग की उसमें जो इम्यून सिस्टम है उस इम्यून सिस्टम की स्टडी को बताए, उसको हम बोलते हैं इम्यूनोलॉजी। अब हम यहां ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं जो माइक्रोब्स है, बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट, फंगस, और ये सारे इन्फेक्शन कहां क्रिएट करते हैं? ह्यूमंस में। ये इन्फेक्शन ह्यूमंस के अलावा प्लांट्स और एनिमल में भी करते हैं, बट वी आर द वी आर द पार्ट ऑफ द ह्यूमन साइंस, सो दैट हम लोग यहाँ केवल ह्यूमन की बात करते हैं, प्लांट और एनिमल की नहीं। ये सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसको इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं? ह्यूमंस को। और ह्यूमंस में इन्फेक्शन जब एक क्रिएट करते हैं तो ह्यूमंस की जो इम्यून मैकेनिज्म होता है, जिसको इम्यून सिस्टम कर रहे हैं, देखिए आप, मैंने इस पर आता हूं, अभी मैंने क्या आपको बताया कि इम्यूनोलॉजी क्या है सर? इम्यूनोलॉजी वो सब्जेक्ट है जो इम्यून सिस्टम, किसी भी ऑर्गेनिज्म, यानी हम ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन की इम्यून सिस्टम की स्टडी को बताता है। इम्यून सिस्टम क्या है? एक नया चिड़िया का नाम आया। इम्यून सिस्टम वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है बॉडी का
जो किसी भी इन्फेक्शन या किसी भी डिजीज के अगेंस्ट लड़ने के लिए हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है, या उससे प्रोटेक्ट करने के लिए हमें एक मैकेनिज्म प्रोवाइड कराता है। इम्यून सिस्टम क्या है सर? इम्यून सिस्टम वो बायोलॉजिकल प्रोसेस है, इम्यून सिस्टम वो नेटवर्क ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि हमें किसी भी ऑर्गेनिज्म या डिजीज या इन्फेक्शन, किसी भी ऑर्गेनिज्म से हमें डिजीज या इन्फेक्शन होता है तो उससे हमें प्रोटेक्ट करता है। इम्यून सिस्टम वो बायोलॉजिकल प्रोसेस, बायोलॉजिकल मतलब जो हमारे बॉडी के अंदर अपने आप चलता हो, जो अपने आप सेल्फ कंट्रोल हो रहा है बायोमोलिक्यूल्स के थ्रू, बायोलॉजिकल सेल के थ्रू, जो लिविंग सेल्स हैं उनके थ्रू। वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस का नेटवर्क है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म इनमें से चारों में से कोई भी ऑर्गेनिज्म का अगर इन्फेक्शन हो जाएगा तो उससे हमें बचाएगा, और ये अपने आप क्रिएट होगा। जैसे सपोज दैट हमारे बॉडी में कोई बैक्टीरिया एंटर हुआ तो अपने आप जो है वो हमारा इम्यून सिस्टम जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है वो उसके अगेंस्ट लड़ने के लिए तैयार होने लगेगा। उसको ना हम ऑर्डर देंगे ना कुछ, वो ऑटो कंट्रोल्ड है बाय द नेचर। एक मिनट, जो इम्यून सिस्टम की स्टडी हम इम्यूनोलॉजी में कर रहे थे वो किसके अगेंस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, किसके अगेंस्ट वर्क कर रहा है? वो इन्हीं चारों के अगेंस्ट वर्क कर रहा है सर जी। तो जब इन्हीं चारों के अगेंस्ट ये वर्क कर रहा है तो फिर हमें इसको कहां स्टडी करना होगा? इन्हीं चारों के साथ करना होगा, कोरिलेट करके, तभी तो हम समझ पाएंगे। तो इसीलिए जो ये पांचवा सब्जेक्ट है, जो फिफ्थ सब्जेक्ट है इम्यूनोलॉजी, इट इज ऑल्सो बिलोंग्स टू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दैट्स वाई हम कहते हैं कि ये 5 फिंगर मिल के फिस्ट बन रहे हैं, मुट्ठी बन रहा है। उसी तरीके से 5 सब्जेक्ट मिलके माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट बनता है। और आज के इस क्लास में हम लोग इसी इम्यूनोलॉजी सब्जेक्ट को शुरू करने जा रहे हैं। अब इम्यूनोलॉजी मैंने बताया कि स्टडी ऑफ द इम्यून सिस्टम होता है। तो इम्यून सिस्टम में बहुत सारी चीजें आती है, जैसे कि इन्फेक्शन हो गया, जैसे कि एंटीजन हो गया, जैसे कि एंटीबॉडी हो गया, जैसे कि इम्यून मैकेनिज्म हो गया, जैसे कि इम्यून ऑर्गन हो गया, जैसे कि इम्यून सेल्स हो गए, जैसे कि ग्राफ्ट रिजेक्शन हो गया, जैसे कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो गया। इम्यूनोलॉजी में बहुत सारे टॉपिक्स बनेंगे, सिलेबस पर अवेलेबल है, आपको देख सकते हैं। वो सारे चीजें जो हैं हम इस इम्यूनोलॉजी में पढ़ेंगे एक बाय एक, जो जिसकी जब सबसे पहले रिक्वायरमेंट होगी। अब अभी हमने क्या पढ़ा? अभी मैंने आपको क्या बताया कि इम्यूनोलॉजी क्या है, अभी मैंने बताया कि इम्यूनोलॉजी क्या है, और अभी मैंने आपको बताया कि इम्यून सिस्टम क्या है। इम्यूनोलॉजी वो सब्जेक्ट है जो कि इम्यून सिस्टम को डिफाइन कर रहा है, और इम्यून सिस्टम वो बायोलॉजिकल प्रोसेस का नेटवर्क है जो हमें किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा अगर कोई भी डिजीज या इन्फेक्शन हो जाता है तो उससे हमें बचा रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। इसी को इम्यून सिस्टम कह रहे हैं। तो अब यहां बात आ गई है डिजीज या इन्फेक्शन की। कोई भी हमें डिजीज तभी होता है जब हमारे बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता है। तो इन्फेक्शन क्या होता है सर? व्हाट इज इन्फेक्शन? इन्फेक्शन इज डिफाइंड एज द इन्वेजन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एक लाइन में अगर मैं बात करूं कि इन्फेक्शन क्या होता है, इन्फेक्शन इज डिफाइंड एज द इन्वेजन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन आवर बॉडी। किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हमारे शरीर में इन्वेजन और मल्टीप्लीकेशन, इन्वेजन मतलब इंटर करना और मल्टीप्लीकेशन मतलब मल्टीप्लाई करना, अपनी संख्या को बढ़ाना। अगर ऐसा होता है हमारे शरीर में, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में इंटर करता है और अपनी मल्टीप्लिकेशन करता है, तो इसी कंडीशन को हम इन्फेक्शन कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट या फंगस, ये इसमें से कोई भी हो सकता है, जो कि विच इज यूजुअली डज नॉट फाउंड इन आवर बॉडी, जो कि हमारे बॉडी में नहीं होता है, जो कि नॉर्मली हमारे बॉडी में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। और यदि वो बाहर से कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में इन्वेजन एंटर किया है और मल्टीप्लिकेशन किया है तो आपको इन्फेक्शन हुआ है। इसी को कहते हैं इन्फेक्शन, यही कहलाता है इन्फेक्शन। अब ये इन्फेक्शन जो है आपकी बॉडी में एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकता है
यानी कि सिम्टम्स नहीं भी दिखा सकता है। जैसे आपको कोई इन्फेक्शन हुआ, कई मर्तबा ऐसा होता है कि आपको इन्फेक्शन हुआ, आपको कोई सिम्टम्स नहीं हुआ और आपका इन्फेक्शन ठीक भी हो गया। इसको बोलते हैं एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन, या इसको बोलते हैं सब क्लिनिकल इन्फेक्शन। या ए इन्फेक्शन जो है वो आपको सिम्टम्स के साथ भी हो सकता है, यानी आपको सिम्टम्स भी दिख सकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लिनिकली एपरेंट या क्लिनिकल इन्फेक्शन। आई बात समझ में? मैनिफेस्टेशन के बिहाफ पे सिम्टम्स आपको समझ में आया कि सब क्लिनिकल या एसिम्प्टोमेटिक या क्लिनिकल या सिम्प्टोमेटिक किसको कहते हैं। ठीक है। आज की इम्यूनोलॉजी के पहला क्लास में, फर्स्ट लेक्चर में जब हमें इन्फेक्शन की बात आई, तो आज की इस क्लास में हम इन्फेक्शन को ही पढ़ेंगे, क्योंकि इम्यूनोलॉजी में सबसे बेस सबसे प्राइम जो लेक्चर हुआ वो इन्फेक्शन होता है। फिर इन्फेक्शन के बाद आगे इम्यूनिटी पढ़ेंगे, इम्यून सिस्टम पढ़ेंगे, फलाना ढिमका जितना भी आएगा इस सब्जेक्ट के सिलेबस में सब पढ़ेंगे। अब बात आई है इन्फेक्शन की। आपने समझ लिया कि इन्फेक्शन होता क्या है, ये तो समझ में आ गया। अब हम जानते हैं कि टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन, कि इन्फेक्शन कितने टाइप के होते हैं। हमने तो जान लिया कि हमारी बॉडी में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करेगा, इन्वेजन करेगा या मल्टीप्लिकेशन करेगा, उसको हम बोल देंगे कि इसको इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्शन आइदर क्लिनिकल भी हो सकता है, सब क्लिनिकल भी हो सकता है। इन्फेक्शन आइदर सिम्टोमेटिक या एसिम्टोमेटिक कुछ भी हो सकता है। लेकिन इन्फेक्शन कितने टाइप के हो सकते हैं? लगभग 7 टाइप के इन्फेक्शन जो है, इम्यूनोलॉजी कहता है कि 7 टाइप्स के इन्फेक्शन जो है हो सकता है आपको। कौन कौन से? नाम लिखता हूं फिर उनको समझाता हूं आपको डिटेल में। सबसे फर्स्ट वन इन्फेक्शन, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी इन्फेक्शन। क्या बोलते हैं? प्राइमरी इन्फेक्शन। सेकेंड वन री इन्फेक्शन, री इन्फेक्शन। थर्ड वन सेकेंडरी इन्फेक्शन। फोर्थ वन फोकल इन्फेक्शन। फिफ्थ वन क्रॉस इन्फेक्शन। सिक्स्थ वन नोजोकॉमियल इन्फेक्शन। नोजोकॉमियल इन्फेक्शन। एंड सेवेंथ वन आइट्रोजेनिक इन्फेक्शन। आइट्रोजेनिक इन्फेक्शन। इम्यूनोलॉजी कहता है कि आपकी बॉडी में ये 7 टाइप के इन्फेक्शन हो सकते हैं, परसिस्ट कर सकते हैं। और ये 7 टाइप के इन्फेक्शन के क्या क्या डेफिनेशन है और इनके क्या क्या मायने मतलब है, इनको भी हम समझने जा रहे हैं बारी बारी से। देखिए, सभी क्लासेस आपके, चाहे इंस्टीट्यूट एग्जाम हो, चाहे आप कंपटीशन एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लैब से संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये सब बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इन सबसे बहुत बनता है प्यारे। जो भी मैं लेक्चर के ड्यूरिंग पढ़ा दे रहा हूं वो समझ लो पत्थर की लकीर है, उनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आएगा। इसलिए उसको ध्यान पूर्वक पढ़ो, लाइटली लेके मत चलो। पढ़ाई का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। मैं ऐसा यहाँ खड़ा होकर बता दूंगा कि ये 5 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लो, इसी से क्वेश्चन आएगा, ऐसा कहीं नहीं होता है। दुनिया का कोई टीचर ऐसा बता देता है तो आपके साथ मजाक कर रहा है, वो आपके साथ धोखा कर रहा है। पढ़ाई का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। और पूरा फुल कॉन्फिडेंस के साथ सारे क्लासेस मेरी पढ़ो, नोट्स बनाओ, रिवीजन करो, डेफिनेटली सक्सेस हो। स्टार्ट करते हैं, इसलिए ध्यान पूर्वक पढ़ना और समझना। स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट वन से कि प्राइमरी इन्फेक्शन क्या होता है। ये 7 टाइप के इन्फेक्शन आपको याद होना चाहिए। प्राइमरी इन्फेक्शन का मतलब क्या है? जैसे नाम से पता चल रहा है, प्राइमरी मतलब पहली बार। आपकी बॉडी में कोई भी पैरासाइट अगर पहली बार बॉडी में इंटर किया हो, देखिए यहां डेफिनेशन में एक वर्ड जोड़ा गया है, पैरासाइट। क्या जोड़ा गया है सर? पैरासाइट। 2 वर्ड होता है। मैं एक सेकंड, आप लाइन पे रुको, क्लासेस में रहो, लाइन पे रुको, मतलब क्लासेस में रुको। हाँ, ये सारे डेफिनेशन में बताऊं उसके पहले मेरे दिमाग में एक याद आ गया। सैप्रोफाइट्स एंड पैरासाइट्स। देखो, बीच बीच में इम्यूनोलॉजी में जो जो वर्ड्स आता है उसको मैं बताते जाऊंगा और उसको समझते जाना और लिखते भी जाना। ये सभी वर्ड आगे भी यूज होगा।
माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कंडीशन में दो वर्ड यूज होता है हमेशा, आप याद रखना, एक होता है सैप्रोफाइट्स और दूसरा होता है पैरासाइट। पैरासाइट एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट, फंगस, वो वाला पैरासाइट मत समझो, फिलहाल अभी समझो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के रेफरेंस में यूज होने वाले दो वर्ड होते हैं, एक होता है सैप्रोफाइट्स और एक होता है पैरासाइट। सैप्रोफाइट्स वैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं जो किसी भी डिग्रेडेटिव ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक मैटर पर डिपेंड करते हो। मतलब कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो सड़े गले पदार्थ पे ग्रो करता हो, अपनी न्यूट्रिशन को सड़े गले पदार्थ से लेता है, उसको हम बोलते हैं सैप्रोफाइट्स। और पैरासाइट वैसे ऑर्गेनिज्म को बोलता है जो अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी लिविंग होस्ट पे डिपेंडेंट हो विदाउट प्रोवाइड एनी बेनिफिट ऑफ द होस्ट। होस्ट मतलब कोई भी लिविंग, जैसे ह्यूमन भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, प्लांट भी हो सकता है। अगर कोई ऑर्गेनिज्म जैसे कि ह्यूमन पे डिपेंड है और ह्यूमन में जाके अपना न्यूट्रिशन लेगा और फिर मल्टीप्लिकेशन करेगा, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम पैरासाइट कहते हैं। क्लियर हुआ? दोनों वर्ड क्लियर हो गए? तो डेफिनेशन में सबसे पहले वही जोड़ा गया है। प्राइमरी इन्फेक्शन का मतलब क्या है? प्राइमरी इन्फेक्शन का मतलब वो है कि जब कोई भी पैरासाइट, मतलब कि वैसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो लिविंग में आके अपना न्यूट्रिशन लेगा, वैसा अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके अंदर आता है, चाहे वो बैक्टीरिया भी हो सकता है, चाहे वो फंगस भी हो सकता है, चाहे वो पैरासाइट भी हो सकता है, चाहे वो वायरस भी हो सकता है, जब आपके अंदर पहली बार आए, जब वो आपके अंदर इनिशियल टाइम आए, जब आपके अंदर वो पहली बार इंटर किया है और आपको बीमार किया, कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी भी इंडिविजुअल के अंदर पहली बार आया हो और मल्टीप्लिकेशन किया हो, इस प्रकार के इन्फेक्शन को हम बोलते हैं प्राइमरी इन्फेक्शन। गॉट इट? क्लियर? अब दूसरा आता है री इन्फेक्शन। री इन्फेक्शन का मतलब क्या है? री मतलब क्या समझ में आता है? दोबारा। री मतलब क्या आता है समझ में? कि दोबारा। जैसे मैं बोलूं, आपने कोई एक डेफिनेशन मुझे सुनाया, मैं आपको बोलूं कि रिपीट करो। रिपीट मतलब क्या है? कि दोबारा उसी को सुनाओ। तो री इन्फेक्शन का मतलब सबसिक्वेंट इन्फेक्शन बाय द सेम पैरासाइट इन द होस्ट इज कॉल्ड द री इन्फेक्शन। जैसे सपोज दैट अभी आपको थोड़े दिन पहले टाइफाइड का इन्फेक्शन हुआ था, यानी साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ था, ठीक हो गए। ठीक होने के 10 दिन बाद वापस से फिर आपको टाइफाइड हो गया, तो इस प्रकार के इन्फेक्शन को हम बोलेंगे री इन्फेक्शन। री इन्फेक्शन ऑफ द टाइफाइड। क्लियर? समझ में आया? थर्ड वन आता है, उसे हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी इन्फेक्शन। अब सेकेंडरी इन्फेक्शन री इन्फेक्शन जैसा नहीं, सेकेंडरी इन्फेक्शन अलग है। देखो क्या है, when a new microbe set up an infection in a host whose resistance is lowered by pre-existing infection। जब कोई भी व्यक्ति में पहले से कोई इन्फेक्शन हो, कोई डिजीज हो, उसके कारण यदि उस इंडिविजुअल का रेजिस्टेंस पावर, इम्यूनिटी वीक हो गया हो, फॉल हो गया हो, और इम्यूनिटी वीक होने के कारण दूसरा और एक इन्फेक्शन सेटअप हो गया, दूसरा और एक इन्फेक्शन हो गया हो, इस प्रकार के इन्फेक्शन को हम बोलते हैं सेकेंडरी इन्फेक्शन। लाइकवाइज एग्जांपल आपको देता हूं। जैसे सपोज दैट किसी पेशेंट को डायबिटीज का इन्फेक्शन है पहले से, इन्फेक्शन नहीं, डायबिटीज का डिजीज है पहले से, ठीक है? तो डायबिटीज में क्या होता है, व्यक्ति कमजोर हो जाता है, उसको कई प्रकार की इम्यूनिटी जो है फॉल हो जाता है, सभी प्रकार की इम्यूनिटी जो है फॉल हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें प्रॉपर हार्मोनल डिसबैलेंसिंग हो जाता है, प्रॉपर जो है बॉडी की इम्यून मैकेनिज्म जो है वर्क नहीं कर पाते। तो अब पहले से उसको डायबिटीज है, और डायबिटीज होने के कारण उसका जो इम्यून सिस्टम है वो कमजोर हो गया है, वीक हो गया है, और उसी ड्यूरिंग जो है उसको राइनो वायरस का इन्फेक्शन हो गया, उसी ड्यूरिंग जो है उसको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो गया। कोरोना वायरस का इन्फेक्शन आया था तो बहुत सारे ऐड में बोल रहा था ना, जिसको ब्लड प्रेशर की बीमारी हो, जिसको डायबिटीज की बीमारी हो, जिसको कैंसर की बीमारी हो, वो लोग थोड़ा ज्यादा सचेत रहे। क्यों बोल रहा था? या ओल्ड एज पर्सन ज्यादा सचेत रहे, बाहर न निकले, क्यों बोल रहा था? या वो मास्क या सैनिटाइजेशन हमेशा यूज करें, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कम होती है। तो जिन व्यक्ति की इम्यूनिटी कम होती है और उनको इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो किसी भी पेशेंट को, किसी भी इंडिविजुअल को पहले से कोई डिजीज या इन्फेक्शन हो और वापस उनकी इम्यूनिटी वीक होने के कारण फिर से एक इन्फेक्शन हो गया, जैसे कोई डायबिटीज का पेशेंट है और उसको कोरोना का इन्फेक्शन फिर हो गया, तो इस इन्फेक्शन को हम बोलेंगे सेकेंडरी इन्फेक्शन। क्लियर हुआ? आगे थोड़ा कंफ्यूज हो गए। सेकेंडरी इन्फेक्शन समझ में आया?
एक और इन्फेक्शन यहां आता हूं, बताता हूं, एक और इन्फेक्शन होता है जिसको बोलते हैं क्रॉस इन्फेक्शन। कभी कभी आप सेकेंडरी इन्फेक्शन और क्रॉस इन्फेक्शन में कंफ्यूज हो सकते हो। सेकेंडरी इन्फेक्शन क्लियर है कि पहले से हमको कोई डिजीज है और हमको मेरी इम्यूनिटी कम हो गई जिसका कारण एक और इन्फेक्शन हो गया, तो हम हो गए सेकेंडरी इन्फेक्शन के पार्ट। जैसे हमको डायबिटीज था, कैंसर था, HIV था, और फिर हमको उसी ड्यूरिंग जो है वो कोरोना का इन्फेक्शन हो गया या कोई और इन्फेक्शन हो गया, तो ये सेकेंडरी इन्फेक्शन क्यों हुआ? हमारे इम्यूनिटी वीक होने के कारण हुआ, क्योंकि हमको पहले से क्रोनिक डिजीज था। अब आते हैं क्रॉस इन्फेक्शन पे। क्रॉस इन्फेक्शन क्या होता है सर? क्रॉस इन्फेक्शन उस इन्फेक्शन को कहते हैं कि व्हेन अ पेशेंट ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज, पेशेंट जो है एक डिजीज से पहले से सफर कर रहा है, एंड अ न्यू इन्फेक्शन सेटअप फ्रॉम अनदर होस्ट और अनदर एक्सटर्नल सोर्स। क्रॉस इन्फेक्शन का मतलब वो इन्फेक्शन है कि कोई इंडिविजुअल है जिसको पहले से एक डिजीज हुआ पड़ा है, पहले से एक इन्फेक्शन हुआ पड़ा है, और फिर से एक एक्सटर्नल सोर्स या कोई अनदर पर्सन जिसको इन्फेक्शन हुआ था उससे फिर उसको और एक और इन्फेक्शन हो गया, इसको हम बोलते हैं क्रॉस इन्फेक्शन। ये सेकेंडरी इन्फेक्शन से अलग है। सेकेंडरी इन्फेक्शन में था कि हमको पहले से एक डिजीज और मेरा इम्यूनिटी कम हो गया था, लेकिन यहाँ इम्यूनिटी का कोई लेना देना नहीं, हमको इन्फेक्शन है और फिर एक और इन्फेक्शन हो गया। जैसे सपोज एग्जांपल देता हूं, जैसे मुझे मलेरिया का इन्फेक्शन पहले से हुआ था और फिर हमको टाइफाइड का इन्फेक्शन हो गया, कोई एक्सटर्नल सोर्स जैसे कि हमने खा लिया कोई कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, तो हम इस प्रकार के इन्फेक्शन को हम बोलेंगे क्रॉस इन्फेक्शन। मलेरिया का इन्फेक्शन था, फिर हमने कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर कंज्यूम कर लिया, अब हमको हो गया टाइफाइड भी। मलेरिया टाइफाइड दोनों का ट्रीटमेंट चल रहा है, कई ऐसे इन्फेक्शन देखे होंगे आपने, इसको बोलते हैं क्रॉस इन्फेक्शन। क्या बोलते हैं? क्रॉस इन्फेक्शन। ये सेकेंडरी इन्फेक्शन नहीं है, इसीलिए मैंने बोला कि सेकेंडरी और क्रॉस इन्फेक्शन में आप कंफ्यूज हो सकते हो। सपोज दैट मुझे टाइफाइड का इन्फेक्शन है और मेरे पास एक बंदा आया, उसको आज कॉमन कोल्ड हुआ पड़ा था, छींक रहा था, हमारे पास छींका, उसको ड्रॉपलेट मेरे में आ गया, मेरे को भी कॉमन कोल्ड हो गया। पहले से मुझे टाइफाइड हुआ था, अब कॉमन कोल्ड भी हो गया, ये है क्रॉस इन्फेक्शन। आई बात समझ में? सेकेंडरी और क्रॉस में क्या अंतर है? ठीक। नेक्स्ट इन्फेक्शन आता है फोकल इन्फेक्शन। फोकल इन्फेक्शन इंडिकेट्स टू द लोकल इन्फेक्शन इन योर बॉडी। किसी भी साइट पे इन्फेक्शन हुआ है और यदि उस इन्फेक्शन को बताना है उस लोकल वर्ड को यूज करके, इसको बोलते हैं फोकल इन्फेक्शन। जैसे मेरे टॉन्सिल में दर्द हो रहा है तो मैंने बोला कि उसको टॉन्सिलाइटिस हुआ है। टॉन्सिलाइटिस क्या है? फोकल इन्फेक्शन है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं, जैसे कि अपेंडिक्स, टॉन्सिलाइटिस, ब्रोंकाइटिस, ये सभी क्या है? इनको फोकल इन्फेक्शन बोलते हैं। क्लियर हुआ? 5 इन्फेक्शन आपको क्लियर हो गए, प्राइमरी, री, सेकेंडरी, फोकल एज वेल एज क्रॉस इन्फेक्शन। होप सो समझ में आ चुका होगा, बड़ा इजी लैंग्वेज में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। 2 और इन्फेक्शन के टाइप होते हैं, एक होता है नोजोकोमियल इन्फेक्शन और एक होता है आइट्रोजेनिक इन्फेक्शन। नोजोकोमियल इन्फेक्शन का मतलब है कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन इज नोन एज द नोजोकोमियल इन्फेक्शन। क्रॉस इन्फेक्शन अकरिंग इन हॉस्पिटल आर called nosocomial infection, often called hospital acquired infection. nosocomial infection का मतलब क्या होता है? हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। यहाँ 2 चीजें यूज की, एक तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड और एक और यूज किया गया क्रॉस इन्फेक्शन। क्रॉस इन्फेक्शन हम किसको कह रहे थे कि मुझे एक इन्फेक्शन हुआ है और फिर उसी समय दोबारा इन्फेक्शन हो गया, इसी को क्रॉस कहते थे। अगर आपको कोई इन्फेक्शन हुआ, सपोज आपको मलेरिया हुआ, आप कहाँ एडमिट हो गए? जाके हॉस्पिटल में हो गए, ठीक है, और हॉस्पिटल में एडमिट हुआ आपने और वहां पे आपने कोई कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर खा लिया और हॉस्पिटल में ही आपको टाइफाइड हो गया, तो इस इन्फेक्शन को आप क्या कहोगे? क्रॉस इन्फेक्शन ही कहोगे ना, कि मेरे को पहले से था एक और इन्फेक्शन हो गया, क्रॉस इन्फेक्शन। लेकिन यदि ये क्रॉस इन्फेक्शन हॉस्पिटल में हुआ है, अगर ये हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है, हम हॉस्पिटल में एक इन्फेक्शन को लेकर एडमिट हुए थे और वहीं मुझे एक और इन्फेक्शन हो गया, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को हम बोलते हैं नोजोकोमियल इन्फेक्शन। कोई भी क्रॉस इन्फेक्शन जो हॉस्पिटल में हुआ हो, यानी एक इन्फेक्शन लेके हम हॉस्पिटल में गए थे फिर इन्फेक्शन हो गया, उसको क्रॉस इन्फेक्शन बोलेंगे, लेकिन हॉस्पिटल में हुआ इसलिए हॉस्पिटल एक्वायर्ड। कई लोगों को ऐसा होता है इस कंडीशन में नॉन क्रॉस भी हो सकता है। कई लोगों को ऐसा होता है कि मैं बीमार था, मेरा अटेंडेंट मेरे को हॉस्पिटल लेके गया और मेरा अटेंडेंट भी जाके हॉस्पिटल में बीमार हो गया। ऐसा आप लोगों के साथ भी घटित हुआ होगा।
तो आपको हॉस्पिटल में जो इन्फेक्शन हो गया ये क्रॉस इन्फेक्शन नहीं है, लेकिन आपको इन्फेक्शन हो गया ये हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है। तो इस प्रकार के इन्फेक्शन को हम बोलेंगे नोजोकोमियल इन्फेक्शन। जो हॉस्पिटल में हम एडमिट हुए थे ठीक होने के लिए, वहीं एक और हो जाए या किसी और को भी गया था उसको हो जाए, तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। क्लियर है? एक आता है आइट्रोजेनिक इन्फेक्शन। आइट्रोजेनिक इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है? इसको बोलते हैं फिजिशियन एक्वायर्ड इन्फेक्शन। क्या बोलते हैं सर? इसको बोला जाता है फिजिशियन एक्वायर्ड इन्फेक्शन। कई मर्तबा ऐसा होता है कि मेरे पास कोई ब्लड देने आया, हमने ब्लड लिया, उसको हेपेटाइटिस बी हुआ था, उसका इंजेक्शन ना किसी और पेशेंट को प्रिक हो गया, या मुझे खुद भी प्रिक हो गया, तो इन्फेक्शन आपको भी हेपेटाइटिस बी का हो जाएगा, या जिस पेशेंट को प्रिक हुआ किसी अनदर इंडिविजुअल को प्रिक हुआ उसको भी इन्फेक्शन हो जाएगा। कई मर्तबा ऐसा होता है कि जैसे सपोज दैट किसी को सिजेरियन हो रहा है, तो सिजेरियन एक पहले इन्फेक्शन को हुआ था, उसको हेपेटाइटिस का इन्फेक्शन था, HIV का इन्फेक्शन था, किसी चीज का इन्फेक्शन था, या कोई अनदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन था, उसके सारे जो अपरेटस थे वो बिना ऑटोक्लेव किए, बिना स्टेलाइज किए, फिर दूसरे वाले सिजेरियन में हमने यूज कर लिया। अब पहले वाले पेशेंट का इन्फेक्शन दूसरे वाले को भी हो गया। किसके कारण हुआ? फिजिशियन एक्वायर्ड मतलब किसके कारण हुआ? मेडिकल स्टाफ के कारण हुआ। तो यदि किसी भी मेडिकल स्टाफ, चाहे डॉक्टर हो, नर्सिंग स्टाफ हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, ड्यूरिंग द कोई ट्रीटमेंट या ड्यूरिंग द कोई थेरेपी, ड्यूरिंग द कोई डायग्नोसिस, अगर उससे इन्फेक्शन पेशेंट को होता है तो इस प्रकार के इन्फेक्शन को हम बोलते हैं आइट्रोजेनिक इन्फेक्शन, यानी ये फिजिशियन एक्वायर्ड इन्फेक्शन है। अगर मेडिकल स्टाफ से कोई पेशेंट में इन्फेक्शन स्प्रेड होता है तो इसको हम बोलते हैं आइट्रोजेनिक इन्फेक्शन। आई बात समझ में? तो ये जो है 7 टाइप के, 7 टाइप के इम्यूनोलॉजी ने इन्फेक्शन को क्लासिफाई किया। अब आपके दिमाग में आ गया होगा कि चलो जी सर, ये तो हमने समझ गया कि इम्यूनोलॉजी क्या है, ये हमने समझ लिया कि इम्यूनोलॉजी में इन्फेक्शन होता है, तो इन्फेक्शन क्या है ये भी हमने समझ लिया, इन्फेक्शन कितने टाइप के होते हैं ये भी हमने समझ लिया। लेकिन अभी एक बात दिमाग से मिसिंग है, क्या पता है? सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, कि इन्फेक्शन होता किस सोर्स से। तो मुख्य रूप से हमारे यहां इम्यूनोलॉजी ने 5 सोर्स बताए हैं इन्फेक्शन के। सबसे फर्स्ट वन सोर्स होता है ह्यूमन, सेकेंड वन सोर्स होता है एनिमल, थर्ड वन सोर्स होता है इंसेक्ट्स, फोर्थ वन सोर्स होता है सॉइल, वाटर एंड एयर, एंड फिफ्थ वन सोर्स होता है फूड। सबसे पहला सोर्स है ह्यूमन इटसेल्फ। बोलोगे हम तो रोज नहाते हैं गुरुजी, हम तो रोज साबुन लगा के नहाते हैं, शैम्पू लगा के नहाते हैं, और पता नहीं क्या क्या चीजें और आती है जो लड़कियां लगाते हैं पूरी बॉडी में, बॉडी पॉलिश, क्या क्या बॉडी वॉश और वगैरह वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें लगा के हम नहाते हैं। हम कैसे इन्फेक्शन फैला रहे हैं भाई? मैं अगर बोलूं कि हमारे कम्युनिटी में इन्फेक्शन फैलाने के 80% जो रेट होता है, इट स्प्रेड आउट इटसेल्फ बाय ह्यूमन। ये जो है हमारे कम्युनिटी में 80% इन्फेक्शन जो है वो ह्यूमन स्प्रेड करता है। बोलोगे हम तो नहाए हुए, हम तो स्वस्थ हैं, तो हम तो इन्फेक्शन फैलाएंगे नहीं। बिल्कुल। और यदि कोई बीमार है, पेशेंट है, तो हम उसके संपर्क में आएंगे नहीं, तो इन्फेक्शन फैलेगा नहीं। बोला दोनों कंडीशन में तो फैल नहीं रहा, तो अब इन्फेक्शन फैल कहां रहा है? एक और थर्ड कंडीशन आता है, जिसको एक तो हो गया हेल्दी इंडिविजुअल जो इन्फेक्शन स्प्रेड करेगा नहीं, एक हो गया पेशेंट, एक हो गया पेशेंट जिसके हम कांटेक्ट में आएंगे नहीं, उसको हम प्रिकॉशन में रखेंगे तो इन्फेक्शन होगा नहीं। एक थर्ड वन आता है स्टेटस, वो है कैरियर। कैरियर ही जो है सबसे ज्यादा इन्फेक्शन स्प्रेड आउट करते हैं। अगर मैं छोटा एग्जांपल दूं आपको, मैं बोला कि ह्यूमन 80% सबसे ज्यादा इन्फेक्शन स्प्रेड आउट करता है पूरे इस प्लेनेट पे। एक एग्जांपल मैं बताऊं, कोरोना 2020 में आया कोरोना, लोग बोलते हैं चाइना से स्टार्ट हुआ और पूरे वर्ल्ड में फैल गया। कौन लेके गया था? कोई इनविटेशन कार्ड दिया था कि लो ले लो?
चाइना से उठा, ह्यूमंस नहीं। मैं ये कह नहीं रहा हूं कि चाइना से हुआ है, लोग कहते हैं उस बिहाफ पे मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूं, या कहीं ना कहीं से तो ओरिजिनेट हुआ और वो पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हो गया विद इन द मंथ। कैसे कैसे स्प्रेड हुआ? ह्यूमन टू ह्यूमन टू ह्यूमन, ह्यूमन टू ह्यूमन ही तो हुआ, आदमी से आदमी में ही तो हुआ। तो किसने स्प्रेड किया इस इन्फेक्शन को? ह्यूमन ने किया। तो ह्यूमन टू ह्यूमन सबसे ज्यादा इन्फेक्शन स्प्रेड आउट होता है, बट कैसे? वाया द कैरियर। हु इज द कैरियर? व्हाट इज द कैरियर? Carrier is that person who harbors the microorganism, but it can't create the infection itself because of. कैरियर वैसा इंडिविजुअल होता है, कैरियर वैसा पर्सन होता है जिसमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्बोरस तो होते हैं, मतलब उपजते तो हैं, पैदा तो हो रहे हैं, पनप तो रहे हैं, किसी के बॉडी में वो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, उसमें ग्रो भी कर रहा है, लेकिन उसको खुद को इन्फेक्शन नहीं कर रहा है, उसको साइंस एंड सिम्टम्स शो नहीं कर रहा है। ऐसे इंडिविजुअल को हम कैरियर बोलते हैं। कोरोना में ऐसे ही तो हुआ, हमारे मेन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट था कोरोना, हमारे कपड़े पे अटैच था कोरोना, और हमारे में था भी, लेकिन हमको पता नहीं था कि हमको कोरोना हुआ है कि नहीं हुआ। हम अपने फैमिली में गए और सबको कोरोना कर दिए। इसी को तो कैरियर बोलते हैं कि पैथोजेंस तो हम ढो रहे हैं, लिए हुए हैं, लेकिन हमको सिम्टम्स नहीं शो किया, तो हमको नहीं पता कि हमको कोरोना हुआ है, हमको नहीं पता कि हमको इन्फेक्शन हुआ है। सच पर्सन आर नोन एज अ कैरियर, और कैरियर ही सबसे ज्यादा इन्फेक्शन स्प्रेड आउट करते हैं। कैरियर कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि हेल्दी कैरियर, कन्वलसेंट कैरियर, टेम्पोररी कैरियर, क्रोनिक कैरियर, कॉन्टैक्ट कैरियर, पैराडॉक्सिकल कैरियर। ये लगभग जो है 6 टाइप्स के कैरियर इम्यूनोलॉजी ने डिफाइन किया है। इतने प्रकार के कैरियर होते हैं। हेल्दी कैरियर का मतलब क्या होता है? हेल्दी कैरियर का मतलब अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया। हेल्दी कैरियर का मतलब है हेल्दी कैरियर वैसे पर्सन को बोलते हैं जिसमें कि पैथोजन हार्बोर्स तो हो रहे हैं, पनप रहे हैं, लेकिन उसको कोई भी डिजीज नहीं क्रिएट कर रहे हैं। इसको हम बोलते हैं हेल्दी कैरियर। दूसरा आता है कन्वलसेंट कैरियर। कन्वलसेंट कैरियर का मतलब क्या है? वन हु हैज रिकवर्ड फ्रॉम द डिजीज स्टिल कंटिन्यू टू हार्बोर्स द पैथोजेंस। कन्वलसेंट कैरियर वो कैरियर होगा जो कि उसको डिजीज अभी हुआ तो था, जैसे अभी हमको टाइफाइड हुआ था, हम ठीक हो गए, अभी जस्ट ठीक हुए, लेकिन मेरे अंदर टाइफाइड कभी भी बन रहा है। टाइफाइड छोड़ो, छोटा एग्जांपल हो जाएगा, कोरोना ही सबसे बेस्ट एग्जांपल, इसी को पकड़ो। जैसे हमको कोरोना भी हुआ तो था, हम ठीक हो गए, अब सिम्टम्स नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे अंदर कोरोना का वायरस है, पनप रहा है, और हम छींकेंगे किसी को हो जाएगा। इसको बोलते हैं कन्वलसेंट कैरियर। ठीक हो गए लेकिन फिर भी बन रहा है पैथोजन, कन्वलसेंट। अब हमको लेकिन पता नहीं है कि मेरे में बन रहा है कि नहीं, क्योंकि मेरे में कोई सिम्टम्स नहीं है और हम फैलाए जा रहे हैं। इसको बोलते हैं कन्वलसेंट कैरियर। थर्ड वन होता है टेम्पोररी कैरियर। टेम्पोररी कैरियर का मतलब मेरे में आया था पैथोजन, कुछ क्षणिक टाइम के लिए रहा, लगभग 6 मंथ, अगर 6 मंथ या इससे नीचे, इसके ऊपर हो जाएगा तो क्रॉनिक कैरियर हो जाएगा। 6 मंथ या नीचे इसके अंदर मेरे में तो था पैथोजन, हमने फैलाया भी खूब घूम घूम के, और मेरे को इन्फेक्शन नहीं हुआ। इसको बोलते हैं टेम्पोररी कैरियर। नेक्स्ट वन आता है क्रोनिक कैरियर। क्रोनिक कैरियर का मतलब है कि सेवरल ईयर्स से मेरे अंदर पैथोजेंस है, कभी कभी तो ये पूरे लाइफ रह सकता है, लेकिन हमको नहीं इन्फेक्शन साइंस एंड सिम्टम्स शो किया और हमने स्प्रेड आउट किया इसको। इसको बोलते हैं क्रोनिक कैरियर। ये मोस्टली जैसे कि हेपेटाइटिस के इन्फेक्शन के कंडीशन में होता है, मोस्टली हेपेटाइटिस बी के कंडीशन में पता नहीं है और फैलाए जा रहे हैं। हेपेटाइटिस ए के कंडीशन में होता है, कभी कभी पूरी लाइफ हमें। कई HIV के ऐसे कैरियर हैं, हेपेटाइटिस छोड़ो, कई ऐसे HIV के कैरियर में पहले काम किया करता था, वहां पर एक गार्ड था, उसको HIV था लगभग 15 सालों से, और वो हेल्दी था, कोई सिम्टम्स नहीं थे उसमें। सोचो कितने लोगों में उसने HIV स्प्रेड किया होगा, क्योंकि उसके लक्षण बहुत सही नहीं थे जितना मैं जानता हूं। तो ऐसे कैरियर को हम बोलते हैं क्रोनिक कैरियर। नेक्स्ट वन आता है कॉन्टैक्ट कैरियर। कॉन्टैक्ट कैरियर का मतलब ये है कि मैं पहले से कैरियर नहीं था, मैं अच्छा व्यक्ति था,
मैं इन्फेक्शन किसी को नहीं स्प्रेड करता था। लेकिन हुआ एक दिन हमारे साथ हो गया एक्सीडेंट। एक्सीडेंट क्या हुआ कि हम एक दिन जो थे किसी एक पेशेंट से मिलने गए हॉस्पिटल में, और उस पेशेंट से वो ऑर्गेनिज्म आ गया हम में, लेकिन हमको फिर भी कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ और हम फिर दूसरे को इन्फेक्शन क्रिएट किए जा रहे हैं। इसी को हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट कैरियर। जैसे सपोज दैट उसको HIV हुआ, जो मैं भी एग्जांपल दिया, वो किसी के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाया और उसको किसी और थर्ड पर्सन को हो गया HIV। कैरियर से, ये कैरियर जो मैंने एग्जांपल पिछले में दिया आपको, ये कैरियर आप पेशेंट एज मान लो कि मतलब ये हॉस्पिटल में भर्ती था और उसके साथ मैंने कांटेक्ट बनाया और मुझे हो गया। कोई पेशेंट से, कैरियर से नहीं, कोई भी वो जो पेशेंट भर्ती था, एडमिट था हॉस्पिटल में या नहीं भी था, घर में था, है पेशेंट, उस पेशेंट से मेरे में ऑर्गेनिज्म आ गया और फिर मुझे उसका कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है और मैं सबको स्प्रेड कर रहा हूं। ये है कॉन्टैक्ट कैरियर। और लास्ट में जो सबसे खतरनाक आता है वो है दैट इज द पैराडॉक्सिकल कैरियर। पैराडॉक्सिकल कैरियर का मतलब है कि जो पैथोजेंस लेता है फ्रॉम द अनदर कैरियर। मतलब मैं एक कैरियर हूं, मेरे अंदर पैथोजेंस है, जैसे HIV वाला एग्जांपल सबसे बेस्ट होगा। मेरे को HIV हुआ है, मुझे नहीं पता, या पता भी है तो मेरे में इन्फेक्शन नहीं हो रहा है, सिम्टम्स नहीं है, तो मैं कैरियर हूं। मैंने किसी और से इंटरकोर्स किया, उसको भी HIV मैंने दे दिया, उसमें भी कोई सिम्टम्स नहीं शो किया। अब कैरियर से कैरियर बना, इस प्रकार के अब वो भी किसी और को स्प्रेड करेगा। इस प्रकार के कैरियर जो होते हैं वो कहे जाते हैं पैराडॉक्सिकल कैरियर। तो ये 6 प्रकार के कैरियर होते हैं और इस प्रकार से ह्यूमन जो है इन्फेक्शन पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड करता है। क्लियर सर? सेकेंड वन जो सबसे ज्यादा इन्फेक्शन स्प्रेड आउट करते हैं वो आते हैं एनिमल्स। कौन आते हैं सर? एनिमल्स आते हैं, क्योंकि एनिमल्स आजकल जो है वो सबसे ज्यादा पाला पोसा जा रहा है, तो एनिमल सबसे ज्यादा इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं। एनिमल्स 2 प्रकार से इन्फेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट वन एनिमल इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं, जैसे हम एनिमल को कंजम्पशन के रूप में, कंज्यूम फूड के रूप में यूज करते हैं। जैसे आपने कोई रॉ बीफ या पोर्क खा लिया। बीफ या पोर्क का मतलब क्या होता है? बीफ मतलब कोई गाय भैंस घोड़े का मांस, किसी चीज को आपने खा लिया, और पोर्क मतलब सुअर का मांस खा लिया। रॉ मतलब रॉ या बेयर कहो, बिना पका हुआ कच्चा मांस था, और उस एनिमल को पहले से कोई इन्फेक्शन था पैथोजन का, उसको आपने कंज्यूम कर लिया, अब वो इन्फेक्शन आप में आ जाएगा। पहला ए होता है। दूसरा जो होता है, आजकल जो इन्फेक्शन स्प्रेड आउट हो रहा है वो थ्रू हो रहा है रिजर्वायर। कैसे हो रहा है? रिजर्वायर। जैसे कोई आपने पेट एनिमल रखा हुआ है, क्या है? पेट एनिमल रखा हुआ, डॉग है, कैट है, तोता है, कई प्रकार के एनिमल है, गाय है, कुछ भी है, भैंस है, आपने पेट एनिमल रखा हुआ है और आपके पेट एनिमल को कोई इन्फेक्शन है, बट उस पेट एनिमल में इन्फेक्शन का साइंस एंड सिम्टम्स नहीं शो हो रहा है, तो ऐसे एनिमल को हम बोलते हैं रिजर्वायर। ह्यूमन में था तो उसको हम बोल रहे थे कैरियर, एनिमल में उसको हम बोलते हैं रिजर्वायर। और आप उनकी रोज हैंडलिंग कर रहे हैं, उससे इन्फेक्शन आप में स्प्रेड आउट हो जाएगा। इस प्रकार के इन्फेक्शन स्प्रेड आउट को हम लोग बोलते हैं, जो एनिमल किससे हो रहा हो, एनिमल में तो साइंस एंड सिम्टम्स नहीं शो किया, लेकिन एनिमल टू किस में हो गया? ह्यूमन। ह्यूमन में स्प्रेड हो गया और ह्यूमन में साइंस एंड सिम्टम्स शो किया। इस प्रकार के डिजीज को हम बोलते हैं जूनोटिक डिजीज। क्या बोलते हैं सर? जूनोटिक डिजीज या जूनोसिस बोलते हैं। क्या बोला जाता है? जूनोसिस। क्लियर? एनिमल टू ह्यूमन हो गया, रिजर्वायर से उसको जूनोसिक या जूनोटिक डिजीज। कुछ जूनोटिक या जूनोसिस डिजीज का एग्जाम्पल आप याद रखना, जैसे मैं बता रहा हूं प्लेग। प्लेग जो है एक बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है। अर्सेनिया पेस्टिस बैक्टीरिया से इन्फेक्शन होता है, का इन्फेक्शन होता है तो प्लेग होता है। और प्लेग यूजुअली जो है राइट टू ह्यूमन स्प्रेड आउट होता है, चूहों से या अनदर फ्लाइज होते हैं उनसे जो है वो इन्फेक्शन हो जाता है। हुआ ना जूनोटिक डिजीज? जैसे याद रखना, जैसे रैबीज जो है वो क्या है? वायरल इन्फेक्शन है, जो कि डॉग से, कुत्ते से ह्यूमन में स्प्रेड आउट होता है।
ठीक है। कुछ और जेनेटिक डिजीज का आप एग्जाम्पल याद रख सकते हो, जैसे कि टॉक्सोप्लाज्मोसिस। टॉक्सोप्लाज्मोसिस ये जो है प्रोटोजोअल डिजीज है। क्या है? प्रोटोजोअल डिजीज है। प्रोटोजोआ पैरासाइट जो होता है ना, पैरासाइट में आपको पढ़ा है ना, दो प्रकार के होते हैं, प्रोटोजोआ और हेलमिंथ। और प्रोटोजोआ टॉक्सोप्लाज्मोसिस जो है वो कैट टू ह्यूमन स्प्रेड आउट होता है। और डिजीज याद रख सकते हो जैसे कि हाइड्रेटेड डिजीज। हाइड्रेटेड डिजीज, हाइड्रेटेड डिजीज जो है ये हेलमिंथिक डिजीज है। क्या है सर? हेलमिंथिक डिजीज, यानी कि हेलमिंथ से स्प्रेड आउट होता है। प्रोटोजोआ और हेलमिंथ दो पैरासाइट होते हैं। और एक कहां से स्प्रेड आउट होता है? अगेन डॉग टू ह्यूमन स्प्रेड आउट होता है। आपने बैक्टीरियल जान लिया, पैरासाइटल जान लिया। ये पैरासाइट था, ये वायरल था, ये वायरस था, वायरस से स्प्रेड हो रहा था। ये बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है, इसको भी आपने जान लिया, बैक्टीरिया से स्प्रेड होता है। ये पैरासाइट से स्प्रेड होता है। जैसे कि डर्मेटोफाइट्स। डर्मेटोफाइट्स जो है ये फंगल डिजीज है, फंगस से स्प्रेड आउट होता है। क्या है सर? फंगल डिजीज है, फंगस से स्प्रेड आउट होता है। ये यूजुअली कैट्स या डॉग्स टू ह्यूमन स्प्रेड आउट होता है। और भी याद रख सकते हो बैक्टीरियल में, जैसे कि बोवाइन टीबी, बोवाइन ट्यूबरक्लोसिस जिसको बोलते हैं। बोवाइन ट्यूबरक्लोसिस अगेन जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जो लगभग आपको मैमल्स से स्प्रेड आउट होता है। मैमल्स मतलब आप जैसे घोड़ा, गाय, ये सब कुछ भी पालते हो, उनको टीबी हो जाता है, ट्यूबरक्लोसिस का इन्फेक्शन। माइकोबैक्टीरियम बोविस, इसका जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म होता है उसको क्या बोला जाता है? एमटीबी, माइकोबैक्टीरियम बोविस। माइकोबैक्टीरियम बोविस का इन्फेक्शन अगर आपके मैमल्स को हो गया और आप उनको हैंडल करते हो तो आपको हो जाएगा, उसको बोवाइन ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं। ये सब कुछ एग्जांपल हैं जिनके याद रखना। बोला ना, इम्यूनोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, बहुत गहरा सब्जेक्ट है, पढ़ते जाओ समझते जाओ। इस प्रकार से एनिमल से ह्यूमन में जो है वो स्प्रेड आउट होता है डिजीज, जिसको हम लोग जूनोटिक डिजीज कहते हैं। नेक्स्ट वन आता है इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स मतलब कीट पतंग, जैसे कि फ्लाइज, माइट्स, टिक्स, मॉस्किटोज, ये सभी जो हैं कीट पतंग हैं, वो एक जगह से दूसरे जगह तक, एक जगह नहीं बोल सकता हूं, इनसे जो है ह्यूमन में इंफेक्शन स्प्रेड आउट होता है। इस प्रकार के इंफेक्शन को हम लोग बोलते हैं इंसेक्ट्स टू स्प्रेड आउट इंफेक्शन। और जो ये इंसेक्ट इंफेक्शन स्प्रेड आउट करते हैं इनको बोला जाता है वेक्टर। क्या बोला जाता है सर? वेक्टर। देखो सब में नाम अलग अलग है। एनिमल में जो स्प्रेड कर रहा था उसको बोल रहे थे कैरियर, सॉरी ह्यूमन में स्प्रेड आउट कर रहा था उसको बोल रहे थे कैरियर, एनिमल में जो स्प्रेड आउट कर रहा था उसको बोलते हैं रिजर्वायर। इंसेक्ट जो इंफेक्शन स्प्रेड आउट करते हैं उनको बोलते हैं वेक्टर। और वेक्टर जो होते हैं इंसेक्ट्स, जो इंसेक्ट्स इंफेक्शन क्रिएट करते हैं उनको वेक्टर बोला जाता है। और वेक्टर जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं सर। वेक्टर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होते हैं मैकेनिकल वेक्टर, और दूसरे होते हैं बायोलॉजिकल वेक्टर। अभी दोनों का एग्जांपल देके समझाऊंगा, समझ में इजीली आ जाएगा, देखना 1 मिनट में। जो इंसेक्ट स्प्रेड आउट कर रहा है इन्फेक्शन उनको बोलते हैं वेक्टर। जैसे आपको इंडिया से बिलोंग्स करते होंगे, नेपाल से भी बिलोंग्स करते होंगे, या बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सब जो रीजनल कंट्री है, आप देखे होंगे हमारे यहाँ मिठाइयाँ की दुकान पे मिठाई ऊपर में सजा कर रखा रहता है, जलेबी, ऊपर से उधर से मक्खी आ रहा है, उस पर पड़ रहा है, उस पर से मधुमक्खी आ रहा है, उसका मीठा चूस के ले जा रहा है, दिखाने के लिए ऊपर देखो हमारे इतने मिठाइयाँ। जो मधुमक्खी यहाँ बैठा, जो मक्खी यहाँ बैठा, जो अन्य चीजें यहाँ आके बैठी, जो इंसेक्ट्स थे,
वो कहीं और भी तो बैठ सकते हैं, हो सकता है कहीं नाली में बैठा होगा, हो सकता है कहीं किसी पॉटी पे बैठा हो, किसी यूरिन पे बैठा हो, वहां से उठ कट के आया फिर यहाँ बैठा। वहां से जब नाली से उड़ के आया तो उसके जो पैर थे, उसके पैर में वहां से माइक्रो ऑर्गेनिज्म चिपक के आए और फिर यहाँ बैठा तो इस मिठाई पर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोड़ दिया। वहां पैर में चिपका के लाया, यहाँ छोड़ दिया, फिर उसको आपने खाया उस मिठाई को, आपको इन्फेक्शन हो गया। तो जो इस प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इसने स्प्रेड किया, इसको हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल वेक्टर। जिसके अंदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं होता है, बस वो अपने पैर में चिपका करके एक स्थान से दूसरे स्थान स्प्रेड कर दिया, ये होगा मैकेनिकल वेक्टर। इसमें आपको जैसे कि टाइफाइड का इन्फेक्शन हो सकता है, जिसमें कि साल्मोनेला टाइफी स्प्रेड आउट होता है, जैसे कि आपको डिसेंट्री हो सकता है, जिससे कि आपको इन्फेक्शन स्प्रेड आउट होगा। इस प्रकार के वेक्टर को हम बोलते हैं मैकेनिकल वेक्टर। दूसरे आते हैं बायोलॉजिकल वेक्टर। बायोलॉजिकल वेक्टर का मतलब वो है कि वैसा इंसेक्ट जो अपने बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करेगा। ये जो था, ये क्या था, ये फिजिकली जो था वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्प्रेड किया, बट ये जो है वो बायोलॉजिकली जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्प्रेड आउट करेगा। पहले जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपने बॉडी के अंदर ग्रो करेगा, फिर आपके यहाँ आके आपको स्प्रेड करेगा। जैसे कि एग्जांपल माइंड में आ गया होगा, जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल मलेरिया ही है। मलेरिया में जो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो होता है, वो मॉस्किटो जो है अपने अंदर मलेरिया की सेक्सुअल लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के अंदर मलेरिया का पैरासाइट ग्रो होता है और वो ट्रोफोजोइट फॉर्म जो है, किसी भी को भी मच्छर अगर काटा तो मच्छर के काटने से जो है मलेरिया आपको हो जाएगा। तो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो क्या हुआ सर, बायोलॉजिकल वेक्टर हुआ मलेरिया का। जैसे कि काला आजार और भी स्प्रेड आउट होता है आपको, काला आजार जिसको लिस्मेनिया डोनोवेनी कहते हैं, जैसे कि माइक्रोफिलेरिया, ये सारे जो स्प्रेड आउट होते हैं वो बायोलॉजिकल वेक्टर से होते हैं। तो इस प्रकार से इंसेक्ट भी जो है वो इन्फेक्शन स्प्रेड आउट करते हैं। क्लियर हुआ? नेक्स्ट वन आता है सॉइल, वाटर एंड एयर। जो पैरासाइटोलॉजी पढ़ाऊंगा आपको, तो पैरासाइटोलॉजी में बताऊंगा कि मोस्ट ऑफ जो पैरासाइट होते हैं उनके 100 लार्वा जो होते हैं वो मिट्टी में पड़े रहते हैं सालों साल तक। आपने कोई सब्जी उगाई, आपने कोई फ्रूट्स उगाया, आपने कोई धान पौधा कुछ भी उगाया खाने का, वो उस पे आ जाता है और वो फिर आपके खाने में भोजन में आ जाता है और आपको उस पैरासाइट का इन्फेक्शन हो जाता है। कहां से स्प्रेड आउट हुआ? सॉइल से इन्फेक्शन स्प्रेड आउट हुआ। वही सेम पैरासाइट का एक लार्वा जो था वो वाटर को कंटामिनेट किया, साल्मोनेला टाइफिका बैक्टीरिया वाटर में प्रोड्यूस हुआ और आपने उसको कंज्यूम किया, आपको टाइफाइड का इन्फेक्शन हो गया। कहां से इन्फेक्शन स्प्रेड आउट हुआ? वाया द वाटर। एयर में मोस्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन के थ्रू आजकल जो है एयर के पॉल्यूशन से आपको इन्फेक्शन हो रहे हैं। लंग्स के रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन इससे सबसे ज्यादा हो रहा है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस स्प्रेड आउट हो रहे हैं, लंग्स के कॉन्जेशन क्रिएट हो रहे हैं, बहुत सारे लंग्स में जो है एब्नॉर्मलिटी रेस्पिरेटरी सेक्शन में क्रिएट हो रहे हैं। किसके कारण इन्फेक्शन हो रहा है? एयर के पॉल्यूशन के कारण। तो इस प्रकार एयर भी एक मीडियम है इन्फेक्शन को स्प्रेड आउट करने का। एंड लास्ट में आता है फूड। अगेन अगर फूड कंटामिनेट हो रहा है, जो आप खाना खा रहे हो वो साल्मोनेला टाइफी से है, विब्रियो कोलेरा से है, कोई अनदर बैक्टीरिया या वायरस से अगर कंटामिनेट हो गया और कंटामिनेटेड फूड आप कंज्यूम कर लेते हो तो फिर अगेन आपको इन्फेक्शन हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है ये 5 जो है, देयर आर 5 सोर्स ऑफ इन्फेक्शन हु स्प्रेड द इन्फेक्शन इन द प्लैनेट। Those are the source of infection for the immunology. होप सो आपको समझ में आया होगा। आज की क्लास यहीं तक थी। आज के क्लास में आपने जाना कि इम्यूनोलॉजी क्या होता है, इम्यूनिटी क्या होता है, इन्फेक्शन क्या होता है, इन्फेक्शन कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से इन्फेक्शन के क्या एग्जाम्पल हैं, और सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या होते हैं, कैरियर क्या होते हैं, उसके बाद वेक्टर क्या है, रिजर्वायर क्या है, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन के सारे पार्ट आप समझ लिए। अभी भी लेकिन इस लेक्चर से एक पार्ट रिमेनिंग है जो आपको मैं नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगा। समझ में आया क्या कि हमने जाना तो सर इन्फेक्शन क्या होता है और सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन क्या होता है,
इन्फेक्शन किस मोड के थ्रू ट्रांसमिट हो सकता है एक से दूसरे में, ये हमने नहीं जाना। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन जो है ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगा। तो मिलते हैं नए क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।